हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी वाले में। हम आज पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शक्ल की बुक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके आज सबसे पहला पेज है प्रथम संस्करण का वक्तव्य। वक्तव्य मतलब होता है भूमिका। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 में ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। कवि वृत्त संग्रह या वृत्त संग्रह, उसका मतलब होता है कि किसी भी कवि का जीवन परिचय, यानी कि उसकी कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, कितनी पढ़ाई करी, मतलब उसका पूरा गोल सर्कल चारों तरफ से बस इतना ही बताया जाता था। उसके और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ नहीं, थोड़ा बहुत सामान्य परिचय दिया जाता था। ठीक है। काशी की नागनी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिस्र बंदियों यानी कि पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिस्र बिंदु विनोद। बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह का मतलब था कि उन्होंने कम से कम 5000 के करीब कवियों का जो जीवन परिचय था उसके बारे में उन्होंने बताया था, और उसका किताब का नाम था मिस्र बिंदु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया। 3 भागों में प्रकाशित किया। इधर जब से विद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य के स्वरूप में जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएँ फूटती रही हैं, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वर्तमालाएँ साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। मतलब उन्होंने कहा कि कितना भी सब कुछ हमने ढूंढा, सब कुछ करा, बस उनके जीवन परिचय और या थोड़ी बहुत जानकारी के अलावा उसमें कुछ ज़्यादा नहीं मिला, तो इसीलिए वो इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आँख मूंद कर बांट देना और यह भी न देखना कि किस खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। मतलब वो कह रहा है कि सिर्फ कवि परिचय देकर आप इसको इतिहास ग्रंथ में नहीं रख सकते। ठीक है, ये कह रहे हैं शुक्ल जी। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः यह नियत समय के भीतर भी यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो इस अवधि के भीतर ना इकट्ठी हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान सामने रखकर यह कार्य पूरा किया। ये रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं उन्होंने कैसे कैसे साहित्य को लिखा और उसके लिए उन्होंने कहाँ से काल विभाग के लिए सामग्री ली। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। ठीक है। हाँ, तो पहले काल विभाग को लीजिए। पहले काल का विभाजन जैसे उन्होंने किस तरह से किया वो बता रहे हैं
कि जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ती है। रचनाओं की क्या दिखाई पड़ती है? प्रचुरता, मतलब उसका बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होना। वह एक अलग काल माना गया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल का एक निर्दिष्ट समान लक्षण बताया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय है इसे दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को लें, वह परिणाम में प्रथम के बराबर ना होगी। मतलब ये बताना चाहते हैं कि मैंने रचना की प्रचुरता, मैंने लोकप्रियता ली है, ऐसा नहीं कि एक ही कुछ, जैसे कभी होता है ना कि वीर रस की लिखी जा रही हैं तो वीर रस की ही ज़्यादा से ज़्यादा लिखी जा रही, श्रृंगार की भी लिखी जा रही है मगर वीर की ज़्यादा ही लिखी जा रही हैं, तो हम सबसे ज़्यादा किसको छांटेंगे? वीर वालों को छांटेंगे, जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी, जो बहुत प्रिय लोकप्रिय हो जाएगा उसको छांट लेंगे। तो इसने बताया किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से प्राय है किसी दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी ढंग की रचना को लें, वह परिणाम में, मतलब कितना, किसी भी दूसरे को ले लो वो उसके बराबर तो होगी नहीं, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा संख्या में है उसके बराबर पीछे जो दूसरी जो भी लेंगे उससे कमी होगी। और यह नहीं कि और सब ढंग की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं हैं, 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं, और जिस ढंग की रचनाओं की 10 पुस्तकें हैं तो उसकी प्रचुरता कही जाएगी। समझा रहे हैं कि कैसे उसकी प्रचुरता कही जाएगी। यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। दो चीज़ बता रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी, रचनाओं की प्रचुरता और दूसरा है ग्रंथों की प्रसिद्धि। प्रसिद्धि मतलब होता है बहुत पहले से वो चीज़, जैसे नहीं कोई काम, जो व्यक्ति उस चीज़ को करके बिल्कुल प्रसिद्ध हो जाता है, मतलब बहुत बड़ा काम होना। इसी काल के भीतर जिस एक ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। मतलब कह रहे प्रसिद्धि क्या दिखाती है? उस काल की, उस समय की। इसमें क्या बोला है? प्रसिद्धि किसी काल की लोक प्रवृत्ति की ध्वनि है। मतलब लोग जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानते हैं वो चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है, तो वो उसकी प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभाग का नामकरण किया गया। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो रचनाओं की प्रचुरता, दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। क्या बता रहे हैं शुक्ल जी? क्या बोल रहे हैं कि मैंने क्या रखा है? उन्होंने बोला कि मैंने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। ठीक है। और इस काल के भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं। क्या होता है? दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अभ्रंश की और देश भाषा की। देश भाषा माने बोलचाल की भाषाओं की जो कुछ रचनाएं थी, और कुछ अभ्रंश की। अभ्रंश रचना आप जानते हैं, अभ्रंश माने जो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप था हिंदी का। अभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी हैं जो साहित्य कोटि में नहीं आती। ये कह रहे हैं कि अभ्रंश में तो जो जैनों का साहित्य लिखा गया, जैनों का जो धर्म लिखा गया, धर्म तत्व निरूपण संबंधी बता रहे हैं कि जो धर्म से रिलेटेड जो पुस्तकें लिखी गई जैनों ने, वो हमारे साहित्यिक कोटि में नहीं आती हैं। ठीक है। और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। बस उनको इसलिए रखा गया था ये बताने के लिए कि अभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। साहित्यिक कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। ठीक है। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं। कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिपताका। ठीक है। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमय चंद्रिका, परमाल रासो और खुसरो की पहेलियाँ, 12वां है विद्यापति पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इन्हीं 12 पुस्तकों को ध्यान में रखकर रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण किया है। इनमें से अंतिम दो कौन सी हैं? विशलदेव रासो, अंतिम 2 हैं खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली। तथा विशलदेव रासो को छोड़कर
6वें नंबर पर जो विशल देवरास है उसको छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं, सब वीर गाथात्मक हैं, वीर से भरी रचनाएं लिखी गई हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधुओं ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकें और नामावली दी हैं। इन्होंने भी मिश्र बंधुओं ने उन्होंने भी आदिकाल को देखा कि क्या नाम दिया है उन्होंने भी, तो उन्होंने और किस किस को रखा है। उन्होंने रखा है भगवत गीता, दूसरा वृद्ध नवाकार, तीसरा वर्तमाल, चौथा समत्सार, पाँचवा पतल्ली, छठवां अनन्य योग, सातवां जम्बू स्वामी रासा, आठवां रेवेंद्र गिरी रासा, नौवां नेमी नाथ चौपई और 10वां है उपदेशमाला। ठीक है, इनमें से एक तो पीछे से रचना वैसे उसकी भाषा से स्पष्ट है, इसमें ये सब नहीं पूछेगा, आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अब इसमें बताया है कि अब शेष 9 पुस्तकें हैं, नंबर 2, 7, 9 और 10 जैन धर्म तत्व निरूपण पर हैं और ये साहित्यिक कोटि में नहीं आ सकती हैं। 6 वाली जो पुस्तक है, नंबर 6 वाली जो योग की पुस्तक है, ये अनन्य योग, तो उसको बताया है कि योग की पुस्तक है वो। ठीक है, नंबर 3 और नंबर 4 पर केवल नोटिस मात्र है। नंबर 3 नंबर 4 में वर्तमान और समत्सार ये सिर्फ नोटिस मात्र हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ऐसे बताया गया है, विषयों का कुछ भी विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्य पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक हैं। एक में तो नंद के ज्योनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रैवतक पर्वत का वर्णन है। ठीक है, अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीरगात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। ये रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि चाहे ये 9 पुस्तकें भी मिल जाती तो भी जो मैंने अपनी 9 पुस्तकें छांटी हैं उसके हिसाब पे ही मैंने वीरगाथा काल या इसको नाम दिया है। एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले 2 काव्य धाराएँ हैं, निर्गुण धारा, सगुण धारा, ये निर्दिष्ट की गई मतलब दिखाई गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएँ स्पष्ट रूप से लक्षित हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रय और प्रेम मार्गी, प्रेम मार्गी शाखा, और सगुण धारा की राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई। इनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। ये बता रहे हैं कि यदि इस तरह से बांटा गया है भक्ति काल, तो ऐसा नहीं कि मनगढ़ंत ऐसी बांट लिया है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही इसे इस तरह से बांटा गया है। अब रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा, अब आ गए हैं रीतिकाल के बारे में बात कर रहे हैं कि रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध रचना की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएं, तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं है। इस प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में समान रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। विभाग मतलब कालखंड का कोई मजबूत सा आधार होना चाहिए। तो रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। मतलब रीतिकाल का उनको कुछ बांटने का कुछ आधार समझ में नहीं आया। रीतिकाल के संबंध में 2 बातें और कहानी हैं। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। ये बता रहे हैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि उनका क्या उद्देश्य था। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ भी
कवि परिचय दे के मैं उसका काल विभाजन कर लूँ। कुछ उसमें और भी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे मैं कवि काल विभाजन कर सकूँ। तो उन्होंने कहा कि व्यवस्थित ढांचा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। और ये लाइन पूछी भी जाती है ज़्यादातर। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। मिश्र बंधु विनोद से उन्होंने परिचयात्मक वर्णन किसके लिए लिए हैं? रीतिकाल के लिए हैं, ना कि पूरे काल के लिए। सिर्फ रीतिकाल को के लिए जो उसका बंटवारा जो भाग बांटने थे, उनके लिए उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से सहारा लिया है। कहीं कहीं कुछ कवियों के विवरण में प्रतिवर्धन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ है, तो इसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं, उतनी ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रीतिकाल में जो मैंने जितने सारे कवियों को रखा है अपनी पुस्तक में, बहुत है, और वो भी बहुत ज़्यादा ही हो रहे हैं। रीतिकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं, वे दिग्दर्शन मात्र के लिए साहित्यिक विशेषताएं उन्होंने दी हैं। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती है। बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशन है, और ये कई बार पूछा गया है कि यहाँ पे कि इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लाइन बहुत हमेशा पूछी जाती है। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। उन्होंने कहा कि यदि आलोचना ही मुझे किसी कवि के बारे में लिखनी होगी तो मैं अलग से एक पुस्तक उनकी लिख दूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में मैं थोड़ा विस्तार के साथ लिखना पड़ा है, पर वहाँ भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया गया है। यह अवश्य है कि इनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। अब बता रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। ये लाइन भी कई बार पूछी जाती है कि ये बात किसने कही। क्या आधुनिक काल के गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, ये बात पूछी जाती है। इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। इस थोड़े से काल के बीच में हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है, उतनी अनेक रूपता का विधान कभी नहीं हुआ था। पहले मेरा विचार आधुनिक काल को द्वितीय उत्थान के आरंभ तक लाकर उसके आगे की प्रवृत्तियों का समान और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था। वो बता रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि आधुनिक काल को मैं यहीं तक बता के छोड़ दूँ। फिर क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बड़ा मोल लेना समझ पड़ता था। मतलब ये भी बहुत लाइन इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत पूछी जाती है। ये है अपने छोड़ देना वर्तमान लेखकों और कवियों के, जो वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बड़ा मोल लेना ही समझ पड़ता था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है लाइन, ये हमेशा पूछी जाती है बात किसने कही। पर जीना माना, यहाँ तक आएगा, पर जीना माना। ठीक है, वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। मतलब उनके समय में जो कवि रचना कर रहे थे, उनकी रचनाओं की भी आलोचना शुक्ल जी ने कर दी। और क्योंकि किसी को जो आदत पड़ जाती है ना, वो किसी की नहीं छोड़ता है, तो उनको आदत है आलोचना करने की। उन्होंने जो वर्तमान में उनके कवि थे, उनकी कविताओं पर, उनकी रचनाओं पर भी उन्होंने आलोचना कर दी, जिसके लिए उन्हें सुनना भी पड़ा होगा। तो फिर भी वो माने नहीं, उन्होंने कर ही दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान सहयोगी उनके मूल कृतियों का उल्लेख में भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी में या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए उनसे तथा उनसे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। फिर बाद में इन्होंने क्षमा भी मांग ली है। जैसे पहले कहा जा चुका है कि ये पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, और इसे इसका जो रूप में रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। ये बता रहे हैं कि मैं इसमें भी बहुत सारा कुछ करना चाहता था, मगर जल्दी में लिखी गई तो
पूरा पूरा नहीं प्राप्त हो सका है। कवियों और लेखकों के नामों लेख के संबंध में एक बात और निवेदन है, इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत समान लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की और ही अधिक ध्यान किया गया। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। ठीक है, इस अलग पुस्तकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेषतः आदि और अंत में। आदि काल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जा रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे प्राचीन भाषा काव्यों के नाम गिनती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमारपाल चरित और शांगधर कृत हमीर रासो, ये रचनाएं अपभ्रंश में हैं। ठीक है, हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र एक किताब है, उसे उलटते पुलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत से ओजस्वी पद छंदों के उदाहरण में मिले। इन्हें मिले हैं, थोड़े से पद मिल गए थे। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद शांगधर के प्रसिद्ध हमीर रासो के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिश्र बंधुओं के प्रकार, जो बड़ा उनका प्रकार माने बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। उन्होंने बताया कि मैंने रीतिकाल जब लिखा तो मैंने मिश्र बंधु विनोद, जो उनकी मिश्र बंधुओं की पुस्तक थी, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उससे उत्साही और परिश्रमी संकलन कर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। धन्यवाद भी कह रहे हैं। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल पर आने पर उलटनी पड़ी है। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास BA की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास जी की पुस्तक है हिंदी कोविद रत्नमाला, और राम नरेश त्रिपाठी जी की है कविता कोमिदनी, तथा श्री वियोगी हरि जी की है ब्रज माधुरी सार। ये बहुत कुछ सामग्री मिली है, इनसे भी उन्होंने कुछ सामग्री जो उन्हें ज़रूरी लगा वहाँ से लिया है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। तो ये पूछा गया है कि किस से रामचंद्र शुक्ल जी ने लिया है। तब पहले तो मिश्र बंधुओं का तो पता ही है, श्याम सुंदर दास से हिंदी कोविद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी और वियोगी हरि जी की ब्रज माधुरी सार। ठीक है, ये 3 और हैं, ये बताया गया है, इनसे ली है। और आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक भी काम आए। तो उनके मतलब मित्र भी पूछे जाते हैं कभी कभी कि उनके मित्र कौन थे, तो ये आप याद रखें कौन थे इनके, पंडित केदारनाथ पाठक। ठीक है, काम आए, पर ना आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, ना अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को तो वे आजकल की एक बदमाशी समझते हैं। बता रहे हैं कि उनके जो दोस्त हैं उनको वो बता रहे हैं कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कह पाया और वो धन्यवाद लेना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि आजकल के लोगों की बदमाशी है ये सब। तो इस कार्य में मुझसे जो भूल हुई है, उनके सुधार की जो त्रुटियाँ रह गई हैं, उनकी पूर्ति की और जो अपराध बन पड़े हैं उनकी क्षमा की पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। यहाँ तक हमने अब समान परिचय पढ़ लिया है, आगे अब हम बाद में